गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर पश्चिम महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। आंदोलन के तीसरे दिन आज सांगली के अस्ता गांव में बेकाबू किसानों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। मामला तब बिगड़ने लगा जब किसानों की भीड़ ने पुणे से आ रहे दूध के टैंकर को तोड़ दिया और इसके बाद गैस टैंकर को जलाने की कोशिश भी की। इससे पहले किसानों की भीड़ ने अस्था थाने का घेराव किया और गिरफ्तार किए गए 4 किसानों को रिहा करने की मांग की। किसानों ने थाने पर पथराव भी किया। आज कोल्हापुर में किसानों ने पुलिस की जीप में आग लगा दी। किसानों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और इस पथराव के जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सतारा में भी हालात ठीक नहीं है। हिंसा को बढ़ते देख सतारा के बस डिपो को बंद कर दिया गया, जिससे सरकारी बसों को किसानों के गुस्से से बचाया जा सके। सांसद राजू शेट्टी की गिरफ्तारी के बाद से किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन सांगली, कोल्हापुर और सतारा में चल रहा है। किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका यह जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। किसान प्रति टन गन्ने के लिए 3,000 रुपए एडवांस की मांग कर रहे हैं, जबकि चीनी मिल 2,300 रुपए देने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। शुरुआत में कुछ इलाकों में केंद्रित था यह विरोध प्रदर्शन, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में यह फैल रहा है। हम सीधे आपको अपने संवाददाता पंकज उपाध्याय के पास ले चलते हैं, जो इस वक्त सतारा में मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले तो हम आपसे ताजा हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर घंटे इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो वाकई चिंताजनक है। श्वेता, सतारा, सांगली और कोल्हापुर, ये 3 ऐसी जगह है जो अभी भी नाजुक बनी हुई हैं। चाहे वो रास्ते पर टायर जलाना हो, पुलिस की व्हीकल्स को जलाना हो, स्टोन पेल्टिंग करनी हो, ये तमाम चीजें, अलग अलग छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। थोड़े समय पहले ही सतारा से हमें खबर मिली थी कि स्टोन पेल्टिंग की खबरें आ रही हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के ये किसान लोग हैं। इन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया है, जब तक मुख्यमंत्री साहब अश्योरेंस नहीं देते हैं, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं करी जाती हैं, तब तक इनका एजिटेशन वापस नहीं होगा। आप खुद बताएं, लेकिन आप अपनी जो हिंसा है इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? हम तो हिंसा नहीं चाहते। हमारा यही मांग है कि अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ मध्यस्थ करते शुगर फैक्ट्री और किसानों के बीच में रेट के बारे में, क्योंकि रेट तो फाइनल आखिर कमिश्नर करता है, साकर आयुक्त तो करता है, और साकर आयुक्त तो गवर्नमेंट का आदमी है, हमारा नहीं है। और क्या हम जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो श्वेता, एक बात और यहाँ पर मैंने किसानों में नोटिस करी है कि शरद पवार साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया था, उससे काफी गुस्सा है किसानों में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत कह रहे थे कि जो आपने उन्होंने बयान दिया, शरद पवार साहब ने, बहुत गुस्सा है उससे। जो शरद पवार साहब ने जो किसानों में जो जात पात के शब्द निकला है, वो गंदी जुबान से निकला है। वो बच्चे पर जाता है कि हर किसानों हर जात पात का है, वो जात पात के काटने वाला शब्द शरद पवार से धिक्कार लगे। यही बात है श्वेता कि जो किसानों का मुद्दा था, उसकी बात, उसका मसला ढूंढना शायद एक तरफ रह गया है। तमाम राजनीतिक दल यहां पर आ रहे हैं, मानो यहां पर राजनीति करना उनके लिए इस वक्त सबसे सर्वोपरि हो गया है। जी, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं पंकज जी। मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अपील भी की थी। क्या इनकी मांगों को आगे ये मध्यस्थता चाह रहे हैं? अब यही सवाल मैंने इनसे भी किया था। मुख्यमंत्री साहब ने कहा हिंसा का रास्ता आप छोड़ दें, आपसे बातचीत करी जाएगी, लेकिन आप कहते हैं विश्वास ही नहीं आपको सरकार पे। नहीं, सरकार ने पिछले टाइम पे ऐसा शब्द दिया था कि पहला तुम रुको, हमारे साथ बैठेगा। हाँ। लेकिन अभी इस वक्त वो बोलते हैं खाली तुम बंद करो, और कोई चर्चा के लिए कोई इन्विटेशन नहीं दे रहा है। हाँ। खाली वो बातें बना रहे हैं और हमको घुमा घुमा कर उधर ही रखने का उसका इरादा लगता है। हाँ। हमारे जो लीडर है और के संगठन के रघुनंदन पाटिल हो, शरद जोशी हो, हाँ, या सदाभाऊ खोत हो, शेट्टी साहब हो, लेकिन उनको कोई इन्विटेशन नहीं दे रहा, वो अपने आप ही बातें कर रहे हैं। अब एक तरफ बात ये रह गई है श्वेता कि जहां पर मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि बातचीत करी जाएगी, दूसरी तरफ से
फार्मर्स हैं, इनके तमाम जितने ग्रुप्स हैं, छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, इनका कहना है कि कल से तो तमाम लोग जो अलग अलग काम करते थे वो भी एकत्रित हो जाएंगे। अब लेकिन ये हिंसा का रास्ता आपको कहां तक ले जाएगा, ये बात समझ नहीं आती। और जब तक हमारे खेत में उसका दर 3000 तक नहीं देगा, वो खेत के लिए 3000 रुपए नहीं देंगे तो आप हिंसा के कर लेंगे। अब नवंबर का माह श्वेता सबसे खास होता है, खासकर की वेस्टर्न बेल्ट जो महाराष्ट्र की है, क्योंकि इस मौसम में ही जितने शुगर केन्स होती हैं उसे काटी जाती हैं, मिल्स में दिया जाता है और यही एक जरिया है इनकी कमाई का, इनकी घर को चलाने का। लेकिन मैं खेत खलिहान यहां पर देख रहा था, शुगर केन्स अभी तक काटी ही नहीं गई है, मिल्स तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। एक ओर पे जितने किसान लोग हैं वो अड़ गए हैं, दूसरी तरफ मानो सरकार अपनी तरफ से अड़ी हुई है। ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत शुक्रिया। पंकज उपाध्याय सतारा से हमें ये जानकारी दे रहे थे, वहां पर किसानों से बातचीत कर रहे थे, उनकी नाराजगी क्या थी, किन चीजों को लेकर थी। जाहिर है यही बात बार बार कही जा रही है कि जो उन्हें मूल्य चाहिए वो नहीं मिल रहा, उससे बहुत कम मूल्य मिल रहा है। हम आपको कोल्हापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन वहां पर हुआ उसकी ये बानगी है। किस तरीके से पश्चिमी महाराष्ट्र में हर इलाके में इस तरह की तस्वीरें अब दिख रही हैं। पुलिस बल वहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी गन्ना किसान हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा बताया गया कि उन्होंने अपनी तरफ से पथराव भी किया पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि एक शख्स के चारों तरफ इतने सारे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं हमें इन तस्वीरों में, लेकिन ये जो हिंसक प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से सिर्फ एक अपील किया गया है। किसान कहते हैं कि अपील मत कीजिए, आप काम कीजिए, आप चीनी मिल मालिकों को यह कहिए कि हमें सही मूल्य दें हमारी फसल का। रुख अगली खबर की तरफ। गुरुमूर्ति को लेकर कांग्रेस के चौतरफा हमले का बीजेपी ने जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गडकरी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो समाज सेवी उद्योगपति हैं और समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आखिर रॉबर्ट वाड्रा की जांच क्यों नहीं कराती। इस बीच गुरुमूर्ति ने गडकरी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके ट्वीट को नाहक सियासी रंग दिया जा रहा है। यानी गुरुमूर्ति जो लगातार अपनी तरफ से गडकरी का इतने दिनों से बचाव करते आ रहे थे, जो अपनी तरफ से ये बयान दिया करते थे कि गडकरी नैतिक तौर पर पूरी तरीके से साफ है, उन्होंने अचानक कल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सवाल उठा दिया था कि क्या एक राजनेता को उद्योगपति होना चाहिए। हालांकि आज उनका गुस्सा मीडिया पर निकला कि उनके बयानों को गलत रंग दिया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने भी अपनी तरफ से एक बार फिर क्लीन चिट दे दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गडकरी पूरी तरीके से साफ है। बात यह है, इसका तो प्रश्न आपको पूछना चाहिए भाजपा के नेताओं से। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने गुरुमूर्ति जी के कहने पर क्लीन चिट दे दी। अब जब गुरुमूर्ति जी पलट गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देश के सामने जिस तरह से उन्होंने गुरुमूर्ति जी के कहने से क्लीन चिट दे दी थी, अब गुरुमूर्ति जी ने मना कर दिया है तो उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गडकरी जी को लेके क्या आपको लगता है कि अब गडकरी जी को लेके बीजेपी की क्या स्थिति है, खासतौर पे उन परिस्थितियों में जब गुरुमूर्ति जी के कहने पे क्लीन चिट दिया, अब उनको साफ करना चाहिए कि आज की तारीख में गडकरी जी को लेकर भाजपा की स्थिति तो साफ छछूंदर जैसी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हीं से पूछिए। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मजाक है या कोई एक आडंबर से ग्रहित चरम सीमा का कोई नाटक है, लेकिन अभियुक्त अपने आप जज निर्णायक व्यक्ति को चुनता है। वो व्यक्ति अपने आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस चुनता है और फिर अभियुक्त के अनुसार जो निर्णय चाहिए वो निर्णय देता है। तो आप अपने आप निश्चित कर लें कि क्या देश, आवाम और देश और आवाम क्या बीजेपी खुद ही इसको किसी रूप से एक क्रेडिबल या सशक्त
तौर तरीका समझती है, और अगर समझती है तो मैं समझता हूँ वो अपने स्वप्न लोक में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष को कौन क्लीन चिट देता है, कौन चिट नहीं देता है, वो पता नहीं होता है। आखिर में सब पापर चिट बन गया है, क्योंकि इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड जो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि इसका चाल चलन, चिंतन, चरित्र, चेहरा सब उजागर हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो यही हो रहा है और एक लंबे अरसे से हो रहा है। पूरा देश इसको देख रहा है। कभी इल्जाम लगता है, कभी सफाई दी जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देश के लोगों ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है कि पॉजिटिव अपोजिशन रोल अदा करें, अपोजिशन पार्टी का रोल, वो नहीं कर पा रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की पूर्ति कंपनी के बारे में श्री गुरुमूर्ति जी ने पूरे मामले को विस्तार से विश्लेषण करके हमें बताया था। श्री गुरुमूर्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वित्तीय विश्लेषक हैं, और कल भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से जांच की तो स्पष्ट आया कि पूर्ति कंपनी में इन्वेस्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, और कल भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का सवाल है, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और विदर्भ क्षेत्र में महाराष्ट्र के जहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, वहां पर किसानों के विकास के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाए, शुगर फैक्ट्रियां लगाई जो कांग्रेस के जमाने में कोई सफल नहीं हो सकी, और आज किसानों को गन्ना का उस इलाके में अच्छा मूल्य मिल रहा है। गुरुमूर्ति जी की तरफ से कोई यू टर्न नहीं है। गुरुमूर्ति जी जब कोर कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए थे तो उन्होंने ये तथ्य देके सिद्ध किया था कि इस पूर्ति वाले मामले में श्री नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ना तो उन्होंने कोई नैतिक रूप से और ना ही कानूनी रूप से कोई गलत काम किया है। उन्होंने उसके बाद न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 2 लेख लिखे और उसमें तथ्य देके दोबारा सिद्ध किया कि श्री नितिन गडकरी ने इस सारे मामले में ना तो वो नैतिक रूप से ना ही कानूनी रूप से कोई गलत काम किया है, और यही बात उन्होंने बार बार दोहराई है, और इसलिए श्री गुरुमूर्ति द्वारा यू टर्न लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ, प्रत्यक्ष रूप से तो एक सुर में बचाव किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या सब एक मत है इस मसले को लेकर? देखिए, एक कानाफूसी जिसे कह सकते हैं वो पार्टी में लगातार चल रही है इस बात को लेकर कि पार्टी का परसेप्शन अध्यक्ष को लेकर खराब हो रहा है। लेकिन एक बात और है, विनय कटियार जो भी फैजाबाद पहुंचने वाले, उन्होंने अभी हम लोगों को एक बयान दिया। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि गुरुमूर्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, इसलिए उनकी बातों को अनावश्यक तूल नहीं दिया जाए। तो जाहिर है पार्टी का एक धड़ा जो कि गुरुमूर्ति के इस स्वयंभू लोकपाल बनने से थोड़ा नाराज बताया जाता है, उसको शायद विनय कटियार ने आवाज दी है। लेकिन जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप हुआ है उनका, जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में लिख दिया कि अध्यक्ष को व्यापार नहीं करना चाहिए, तो जाहिर है दबाव गडकरी पर बढ़ रहा है। भले ही रिमोट कंट्रोल का दबाव हो, भले ही नागपुर का दबाव हो कि तमाम पार्टी को और नेताओं को उनके बचाव में सामने आना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से गुरुमूर्ति का यह बयान कि अध्यक्ष को व्यापार नहीं करना चाहिए गडकरी के ऊपर ही दबाव बढ़ा रहा है। नवी मुंबई के पनवेल में एक फार्म हाउस में मिली हैं 4 लाशें। पनवेल के शिरौली गांव में मौजूद पाटिल फार्म हाउस में दिवाली की पार्टी रखी गई थी, लेकिन उसी फार्म हाउस से आज 4 लाशें निकली हैं। मारे गए 4 लोगों में से 3 की हत्या पत्थर जैसी किसी भारी चीज से की गई है, जबकि एक के सिर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि मौत के शिकार हुए रामदास पाटिल ने पार्टी के लिए अपने रिश्तेदार को फार्म हाउस खुलवाया था उनसे, लेकिन उसके बाद उसने फार्म हाउस मालिक का फोन नहीं उठाया। आज जब एक शख्स फार्म हाउस मालिक के कहने पर मौके पर पहुंचा तो झाड़ियों में इधर उधर 4 लाशें मिली। पुलिस को शक है कि प्रॉपर्टी विवाद में पार्टी खून खराबे में तब्दील हो गई होगी। मारे गए 4 लोगों में 2 प्रॉपर्टी एजेंट हैं, तीसरा ज्योतिषी है और एक की पहचान नहीं हो पाई। इस वक्त मैं नवी मुंबई के पनवेल इलाके शिरौली गांव में खड़ा हूं और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाटिल फार्म हाउस है जहां से ये खबर आ रही है कि 4 लोगों की दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है। पुलिस तफ्तीश में फिलहाल जो सामने आया है, प्राथमिक जानकारी जो मिली उसमें बताया जा रहा है एक शख्स की जो है गोली मारकर हत्या की गई है, बाकी 3 लोगों की पत्थरों से मारकर हत्या की गई है। जो क्राइम सीन अगर हम आपको दिखाना चाहें यहाँ पे, तो एक छोटा सा फार्म हाउस है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रविवार के दिन ये चारों लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे और
रविवार के दिन यहाँ पे पहुंचे थे और मंगलवार तक उनकी बात हुई है जो फार्म हाउस के ओनर हैं उनसे। लेकिन उसके बाद जब उनकी बात नहीं हुई तो जो फार्म हाउस के यहाँ पे जो मालिक हैं वो बताया जाता है कि मृतक के रिश्तेदार हैं, 4 मृतकों में से एक के रिश्तेदार, वो उन्होंने यहाँ पे किसी को भेजा तो पता तो जो शख्स पहुंचा था देखने, उसने देखा कि 3 लोगों की लाशें फार्म हाउस में बाहर पड़ी हुई हैं। साथ ही एक शख्स की जो लाश है वो फार्म हाउस के अंदर पड़ी है। क्राइम सीन आपको दिखाना चाहूंगा, क्राइम सीन जो है यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, कैमरामैन अगर दिखाता है। यहाँ पे टॉर्च पड़ा है, चप्पलें पड़ी हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई उनके टॉर्च चप्पल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि जो हत्या हुई है उसके पहले काफी भागदौड़ हुई है, यहाँ पे उनको काफी भगाया गया है, उसके बाद उनकी हत्या की गई है। 3 लाशें जो है फार्म हाउस के बाहर का जो इलाका वहां मिली है, जबकि एक लाश जो है वो फार्म हाउस के अंदर मिली है। फिलहाल कारण जो है वो ठीक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस बता रही है कि प्रॉपर्टी विवाद कारण हो सकता है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ राजेश कुमार, नवी मुंबई, आज तक। और राजेश इस वक्त सीधे पनवेल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या आगे कोई जानकारी हाथ लग पाई है इस केस के सिलसिले में? देखिए, फिलहाल श्वेता, पुलिस ने मौके वारदात से 3 गाड़ियां जो है वो जब्त की हैं। एक इनोवा गाड़ी है, एक स्विफ्ट कार है और एक मोटरसाइकिल है। बताया जाता है इसी गाड़ियों में भर के जो लोग हैं वो यहाँ पार्टी करने पहुंचे थे। ये भी बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है, तो हो सकता है कि 8 से 10 लोग होंगे उन लोगों के साथ, तभी 4 लोगों की हत्या हुई है। जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि देर रात तक पटाखे चलने की आवाज जो है वो फार्म हाउस से आ रही थी और तेज आवाजें भी आ रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि लोग वहां पार्टी कर रहे हैं। शराब की बोतलें भी पुलिस ने बरामद की। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पे शराब का दौर जो है वो चल रहा था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हो सकता है 4 से ज्यादा लोग होंगे वहां पे मौजूद और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो लोग और साथ में थे वो फरार हो गए हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो जब्त कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद जो है वो एक वजह हो सकती है, क्योंकि मारे गए 4 लोग जो हैं वो रियल एस्टेट एजेंट हैं। 4 की जो पहचान पुलिस ने अब कर ली है, 4 रियल एस्टेट एजेंट हैं और वो यही कह के उन्होंने फार्म हाउस लिया था कि किसी प्रॉपर्टी के लेन देन की बात वो यहाँ करने वाले हैं। जी श्वेता। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। दिवाली के बाद धूल और धुएं की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सामान्य से 4 गुना ज्यादा है। पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में भी लोग प्रदूषण से परेशान हैं। जाहिर है दिल्ली में आम दिनों में ही प्रदूषण की इतनी ज्यादा समस्या रहती है। दिवाली से पहले यह कहा जाता है कि पटाखे न फोड़े तो कम फोड़े, इको फ्रेंडली दिवाली मनाए, लेकिन न समझने का यह खामियाजा देखिए कि दिल्ली में सबको ऐसे मौसम की तकलीफ उठानी पड़ रही है। 4 गुना ज्यादा खतरे के स्तर से 4 गुना ज्यादा प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है और अब बस इंतजार रहेगा कि हवाएं कुछ और तेज हो, कि मौसम साफ हो सके।